आज है संडे और संडे को मैं फिर एक बार आपके सामने लेकर आया हूँ झारखंड टेट से जुड़े हुए 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 5। इसमें आपको 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन के। और बेसिकली ये जो टॉपिक हमने लिया है ये कृषि तथा मृदा जो कि एक चैप्टर होता है ईवीएस का, उसी से लिया है। तो आप पेन पेपर हो लेकर के रेडी हो जाएं हमेशा की तरह, और हमें कमेंट करके बताएंगे लास्ट में कि आपको कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट में दें, यानी आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पुरानी जड़ोल मृदा को क्या कहा जाता है। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। तो आप इसे स्किप करने की गलती ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला सवाल है पुरानी जड़ोल मृदा को क्या कहा जाता है। खादर, बांगर, बलुई या लाल। देखिए, जब जड़ोल मृदा नई नई होती है तो उसमें खाद की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो नई वाली को खादर कहते हैं और पुरानी वाली को बांगर कहते हैं। तो इसका सही जवाब है बांगर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या मानी जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या मानी जाती है। लाल, ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट, ऑप्शन नंबर सी काली, ऑप्शन नंबर डी जलोढ़। अब आपको मैं बता दूं कि कपास की जो खेती होती है उसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना है। जो जिस मिट्टी में खेती होती है, यानी इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी काली मृदा। और काली मृदा को कभी कभी ये पूछा जाता है कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो काली मृदा को रेगुर मृदा के भी नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काली मृदा का निर्माण किस प्राकृतिक घटना के कारण हुआ है। यानी काली मृदा जो बनी है वो किस घटना के कारण बनी है। भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, सुनामी के कारण या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे लावा निकलते हैं और जो लावा ठंडी हो जाती है वो ठोस के रूप में जम जाती है। जब यही ठोस चट्टान धीरे धीरे अपघटित होकर मृदा बनते हैं तो काली मृदा कहलाती है। और यह मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाएं 3 होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन आपसे पूछा गया है कि यह किस प्रकार की, यानी कृषि जो है वह किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से सभी। इसका जवाब देंगे। इसका सही जवाब है प्राथमिक। कृषि किस प्रकार की क्रिया है। तो कृषि प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सिंचाई की विधि नहीं है। यानी सिंचाई की जो विधियां होती है इनमें से कौन सा है जो सिंचाई का विधि नहीं है। ए नंबर ऑप्शन टपकन विधि, दूसरा छानन विधि, तीसरा ड्रिप विधि और चौथा छिड़काव तंत्र विधि। तो टपकन विधि में क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी जड़ के पास गिरता है।
छानन विधि में छानना पड़ता है किसी चीज़ को, जैसे आप चाय छांकते हैं, और ड्रिप विधि में ड्रिप लगा दिया जाता है और उससे भी टपक टपक करके बूंद गिरते हैं। जबकि छिड़काव में स्प्रिंकलर लगाया जाता है, उसे छिटका छिटका के पानी जैसे फुहारा के रूप में पड़ता है। तो छानन कोई विधि नहीं है सिंचाई की। छानते हम लोग वैसे चीज़ों को जिसमें दो अघुलनशील हो, एक घुल गया दूसरा नहीं घुला, जैसे चाय। तो चाय की पानी में चाय का रस घुल गया लेकिन पत्ती तो घुली नहीं, तो ऐसी विधियों को छानन विधि कहते हैं। अब आप देखिए, छानन कोई सिंचाई विधि है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर होगा छानन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेतों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? खेतों में उगने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? फसल, पौधे, खरपतवार या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब है प्राकृतिक रूप से उगने वाले खेतों में जो पौधे होते हैं जिसे हम अवांछित कहते हैं, यानी जो कि हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने आलू लगाया, तो आलू के साथ कुछ घासें भी निकल ही आएंगी, धान के साथ मड़ुआ निकल आता है। तो ये सब क्या है? ये सब अवांछित पौधे हैं और इन्हें खरपतवार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर जितने भी आप नाम देख रहे हैं सारे के सारे झूम कृषि के नाम हैं। उसमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है, बेवार, पोडू, दीपा या रोका। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो बेवार कहा जाता है बुंदेलखंड में। कहाँ कहा जाता है? बुंदेलखंड में। और पोडू कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। झूम कृषि को आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है, जबकि दीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में और रोका कहा जाता है ब्राज़ील में। तो आपको आंसर मिल गया होगा। छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को दीपा कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी रोपण कृषि की जाती है? यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे हम रोप करके पौधे लगा करके खेती करते हैं? केला, धान, मक्का या जौ? तो चलिए ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पाएंगे कि केले के पौधे लगाए जाते हैं, जबकि किसी को कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि धान भी तो पौधे लगाए जाते। तो जी नहीं, धान के बीज को छीटा जाता है और उससे जो पौधे तैयार होते हैं उसको, लेकिन केले में तो ऐसा नहीं होता है। केले में एक पौधे से दूसरा पौधा निकल आते हैं, उसी को काट करके लगा दिया जाता है। तो 8 का सही आंसर हुआ केला। तो अगला सवाल है, लद्दाख की कौन सी जनजाति चलवासी पशुचारक है? चलवासी पशुचारक का मतलब वो जगह जगह जा जा करके पशुओं को चराते हैं। तो ये आपको बताना है लद्दाख का। तो ऑप्शन है बकरवाल, चांगपा, मारवाड़ी या गड्डी। इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है चांगपा। चांगपा जनजाति लद्दाख की चलवासी पशुचारक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरीकल्चर या हॉर्टिकल्चर? इसका जवाब देंगे। तो इसका जवाब है सेरीकल्चर। 10 नंबर का जवाब सेरीकल्चर। अगला सवाल है, हरित क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? वर्गीज कुरियन, विशाल तिवारी, दुर्गेश पटेल
या MS स्वामीनाथन? तो ऑप्शन को एक एक करके ध्यान से देखते हैं। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता थे। विशाल तिवारी लाल क्रांति जो कि टमाटर और मीट के लिए किया गया था। दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन में था। जबकि हरित क्रांति MS स्वामीनाथन धान और गेहूं के लिए किए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम में मिलान करें, यानी एपी कल्चर किसके साथ जाएगा, पीसी कल्चर किसके साथ और वीटी कल्चर किसके साथ और सेरी कल्चर किसके साथ। तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। तो पहला हो गया 1 का 3। दूसरा है पीसी कल्चर मछली पालन को कहते हैं। तो 2 का हो गया 4। तो 1 का 3, 2 का 4, ऑप्शन नंबर बी अभी मैच कर रहा है। वीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। तो 3 का 2 और सेरी कल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं, सही क्रम में मिलान करें। नीली क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति और श्वेत क्रांति ये किस चीज पर हुई थी, उस पर मिलान करना है हमें। तो नीली क्रांति समुद्र का जल नीला होता है, तो नीली क्रांति मछली पालन के लिए, तो 1 का 4 हो गया। हरित क्रांति धान गेहूं के लिए, तो 2 का हो गया क्या 3। और पीली क्रांति तिलहन जैसे सरसों तीसी इसके लिए, तो पीली क्रांति तिलहन के लिए यानी सी का 2। और श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड दूध के लिए। तो यहाँ क्रम बन रहा है 4 3 2 1, यानी हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ फसल है। फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो जो रबी फसल होता है उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है और इसे बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में और इसकी कटाई होती है अप्रैल मार्च में, यानी मार्च अप्रैल में। जबकि खरीफ फसल वर्षा ऋतु की फसल है, उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसकी बुआई होती है जून जुलाई में और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। इन दोनों के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में, यानी अप्रैल से लेकर के जून तक में ये जो समय बचता है, इसमें फल सब्जियां तरबूजा खरबूजा ये सब लगाए जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है जायद फसल। तो हमें बताना है कि खरीफ फसल क्या है। तो खरीफ फसल मक्का, गेहूं, चना। तो गेहूं, मटर, चना ये सब खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। तो खरीफ फसल है मक्का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। ये बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछे गए हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भारत में मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। केरल में हमें बहुत सारे मसाले मिलते हैं, जैसे कि हो गया मरीच जिसको गोल मिर्च भी कहते हैं, काली मिर्च भी कहते हैं, वो है कि नहीं। और यहाँ पर मिलता है, मैं बता दूं, काली मिर्च मिलता है, इलायची मिलता है, लौंग मिलता है, दालचीनी मिलता है, तेज पत्ता मिलता है। इसीलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम मीन्स जिसे मानवों ने बनाया है और प्राकृतिक मीन्स जिसे भगवान ने बनाया है, यानी प्रकृति ने बनाया है। तो कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो ऊन देखते हैं। तो ऊन हमें मिलता है किससे, भेड़ से। तो भेड़ तो हमने नहीं बनाया। पटसन, पटुआ एक प्रकार का पौधा होता है, ये भी हमने नहीं बनाया। जूट ये भी एक प्रकार का पौधा होता है, ये भी हमने नहीं बनाया। लेकिन नायलॉन को तो इंसानों ने प्रयोगशाला में बनाया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा नायलॉन। नेक्स्ट है,
सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? ऊन, बी नंबर ऑप्शन पटसन, सी जूट, डी नायलॉन। तो सुनहरे कलर का रेशा होता है, इसका पहले आप जवाब दें। तो आपने, उम्मीद करता हूं आपने जान लिया होगा। तो सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है, यानी सबसे नंबर 1 है? छत्तीसगढ़ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? दोमट, बलुई, चिकनी या बारीक बालू? इसका सही आंसर है चिकनी मिट्टी। जो चिकनी मिट्टी होती है वो बहुत बारीक कणों से बनी होती है, इसलिए उसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केंचुआ को, या मधुमक्खी को, या तितली को? किसान मित्र अब क्यों कहा जाता है उसको जान लीजिए। क्योंकि ये जब मिट्टी को उलटते पलटते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छे से हो पाती है और मिट्टी पाला बन जाती है, यानी हल्की हो जाती है। और यह जीव है केंचुआ, इसलिए केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट किस जीव की सहायता से बनाया जाता है? वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कल्चर भी कहा जाता है, यानी वर्मिस कीड़े होते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट किसकी सहायता से बनाया जाता है? ए नंबर चींटी, बी नंबर केंचुआ, सी नंबर मधुमक्खी और डी नंबर तितली। ये आप, उम्मीद करता हूँ इसका जवाब तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है केंचुआ, क्योंकि अभी हमने केंचुआ के बारे में बताया था। वर्मी कल्चर केंचुआ की कृषि को कहा जाता है और केंचुआ खाद बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मृदा निम्नीकरण का कारक है? मृदा निम्नीकरण मिट्टी की बर्बादी का कारण है। मिट्टी की गुणवत्ता जब कम होने लगती है तो उसे निम्नीकरण कहते हैं। और कौन सा निम्नीकरण? तो मृदा निम्नीकरण। तो क्या इसके लिए जिम्मेदार कारक हैं? वही बताने हमें। जंगल की कटाई, भूस्खलन, अतिचारण, इनमें से सभी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यदि हम जंगलों को काटते हैं तो वहाँ की मिट्टी जो जड़ें पकड़ी रहती है पौधे के सहारे, वो हट जाती है और भूस्खलन होता है, जिसे लैंड स्लाइडिंग अधिकतर उत्तराखंड में देखने को मिलता है। दूसरा है भूस्खलन, मिट्टी का खिसक जाना, चाहे वो हवा की वजह से हो, चाहे पानी की वजह से हो, चाहे किसी वजह से हो। अतिचारण यानी बहुत ज़्यादा चरा देना, पशुओं को चराना। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे घास जो मिट्टी को जकड़े रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और इसकी वजह से मिट्टियाँ बहने लगती हैं। तो ये सभी कारक जिम्मेदार हैं मृदा निम्नीकरण के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कृषि का प्राचीन औजार है? प्राचीन मीन्स जो पहले चले आ रहे थे और आधुनिक मीन्स नए वाले। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ट्रैक्टर नया वाला है, कंबाइन वो भी नया वाला है, हंसिया यानी कांचिया जिसको बोलते हैं जो से धान काटते हैं वो पुराना है, थ्रेसर भी नया मशीन है। तो प्राचीन औजार कौन सा है? तो वो है हंसिया। अगला क्वेश्चन है, राख में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? राख जिसको छारो भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को जलाया तो उसमें जो अवशेष बचे उसी को राख कहते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? पोटास या डीएपी या नाइट्रोजन या यूरिया, ये सभी खाद के प्रकार हैं।
बोरा में मिलता है, आप देखे होंगे। लेकिन राख में क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है राख में पोटास पाया जाता है। ये झूम कृषि में, जब झूम कृषि में पौधों को जला करके साफ किया जाता है, दहन कर्तन कृषि भी कहते हैं उसको, तो वहाँ जो क्षारों बच जाता है, राख बच जाता है, उसी में खेती कर लेते हैं। तो उसी में क्या मिलता है? पोटास मिलता है। और इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है, बिहार का कौन सा जगह मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी छपरा, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर और ऑप्शन नंबर डी बलिया। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आप बहुत इजी सा सवाल है, कोई भारी सवाल हमने आपसे पूछा नहीं है। आप ये बताएं कि इसका क्या सही जवाब होगा और ये आप हमें कमेंट करके बताएं, और मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से किस किस को इसका जवाब पता है। आप जैसे भी करके बताएं, पूछ करके बताएं, गूगल करके बताएं, जैसे भी बताएं, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अब मुझे लगता है कि आपको पसंद आया है, आप ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और बेल आइकन को दबाएंगे। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट आता है, बच्चे कमेंट करके बताते हैं सर इस पर वीडियो लाइए, हम उस पर वीडियो लाते हैं। एक बच्चे ने कहा कि मुझे ST SC पर लाइए, मैंने लाया। अब मैं चिपको आंदोलन पर वीडियो ला रहा हूँ, मैं अम्ल वर्षा पर वीडियो ला रहा हूँ। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो मुझे कितना याद रहेगा। तो अगर आप हम मुझे याद दिला देंगे सर ये इस टॉपिक पर लाइए, तो मैं बनाऊँगा वीडियो और आपको लाभ पहुँचेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।